हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के बिहार बोर्ड के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने है केमिस्ट्री के मॉडल सेट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, मॉडल सेट नंबर 1 की हम लोगों ने बात कर ली थी और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए मॉडल सेट नंबर 2 की। साथियों, तो मॉडल सेट नंबर 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाले हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास फटाफट से क्लास को शेयर कर दे ताकि उनका भी भला हो जाए। तो फटाफट से अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देंगे। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर ले। तो साथियों, हमने पिछले क्लास में केमिस्ट्री के मॉडल सेट नंबर 1 की बात की थी जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था और मैं बताया था कि किस चैप्टर से कहां से क्वेश्चंस उठते हैं। साथियों, मॉडल सेट का मतलब ही यही होता है कि वो आपको बताएगा मॉडल सेट कि कहां से कौन सा क्वेश्चंस उठ सकता है और अपोजिट क्वेश्चंस उठने की ज्यादातर संभावना होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है और देखने को भी मिला है साथियों कि बिहार बोर्ड ने जो भी मॉडल सेट जारी किया है उससे लगभग 50% क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। और केमिस्ट्री के मॉडल सेट की चर्चा करेंगे साथियों आज, और इसमें भी हमने टॉप 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे साथियों। पिछले भी टॉप 30 क्वेश्चंस की बात की थी पिछले वीडियो में भी, और इसमें इस क्लास में भी हम टॉप 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। साथियों, मॉडल सेट में हम तीनों की बात करते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। साथियों, तीनों एक चैप्टर में तीन जो संख्या है तीनों को हम लोग लेके चलते हैं और सभी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले गए हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का तत्व, पंक्ति का संक्रमण तत्व, यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात नहीं है। जी दोस्तों, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की है और यह आपसे पूछा गया है कि कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे। साथियों, संक्रमण तत्व के बारे में आपको पता होगा 21 से लेके 29 तक। जी हाँ दोस्तों, 21 से 29 तक के एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहते हैं और 30 वाला जो होता है साथियों जिंक यानी 30, ये बिल्कुल भी संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो संक्रमण तत्व 21 से 29 तक होता है एलिमेंट तक, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए इसका आंसर अभी फाइनली बताइए कि निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन कहता है फेरिक, क्रोमियम, मैग्नीशियम या निकल। जी हाँ दोस्तों, कौन सा नहीं है? सभी का राइट है मैग्नीशियम यानी 12। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है साथियों? 12, और ये 21 और 29 के बीच में बिल्कुल भी नहीं आता। फेरिक 26 होता है जो कि 21 और 20 के बीच आता है। क्रोमियम 24 होता है, ये भी आता है, और निकल ही आपको पता ही है। तो मैग्नीशियम फाइनली इसका आंसर है क्योंकि ये संक्रमण तत्व के लिस्ट से एकदम बाहर है, इसलिए संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन चले तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। दूसरा नंबर साथियों क्वेश्चन क्या कहता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। साथियों, आपको पता होगा एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ये तो आपको पूरी तरह से पता होगा। आशा करता हूं कि आप लोग ये सभी पढ़ लिए होइएगा। तो द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, सोडियम क्लोराइड की भी फॉर्मूला आपको पता होगा, NaCl होता है साथियों। Na का मतलब Na पॉजिटिव, Cl माइनस होता है, ये आपको पता होगा। तो द्रवित होता है, जब इसे पानी में डाला जाता है तो ये आपस में अपने अपने आयनों में टूट जाता है। तो द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। यह कैथोड पर क्या मुक्त होता है ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। क्या वो क्लोरीन, सोडियम अमलगम या हाइड्रोजन? साथियों, कैथोड से याद रखना है, सोडियम जो है प्लस वाला होता है वो हमेशा कैथोड की ओर जाती है और माइनस वाला जो भी होता है वो एनोड की ओर जाती है।
ये ध्यान देने वाली बात है। और इससे भी आपसे सवाल बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। चलिए, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सोडियम एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि C6H6 कैसा पदार्थ है? साथियों, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, बेंजीन का फॉर्मूला है। किसका? बेंजीन का फॉर्मूला है। तो बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। कैसा पदार्थ है? ऑप्शन ए अनुचुंबकीय, ऑप्शन बी लौह चुंबकीय, ऑप्शन सी प्रतिचुंबकीय या नॉन ऑफ दीज। तो बेंजीन यानी C6H6 कैसा पदार्थ है, सभी को बताना है। जहां ये प्रतिचुंबकीय है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, प्रतिचुंबकीय। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि वायु का मुख्य अवयव है। यह 4 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि वायु का यानी एयर का मुख्य अवयव क्या है। ऑप्शन ए कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये भी इसका रूप है, और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड ऑक्साइड, या ऑप्शन डी क्लोरीन, सल्फोनिक या O2। तो वायु का मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से आना चाहिए। चलिए सभी लोग फटाफट से बताएंगे कि वायु का मुख्य अवयव क्या है। फटाफट से बताइए। 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। वायु का मुख्य अवयव क्या है? जी हाँ दोस्तों, वायु का मुख्य अवयव क्या है? वो ऑप्शन नंबर ए है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मेन सबसे ज्यादा साथियों वायु में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। चलिए 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है साथियों कि पी ऑर्बिटल का आकार होता है। जी दोस्तों, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, ये आपको बताना है। सभी लोगों को कमेंट में फटाफट से जवाब देना है कि पी ऑर्बिटल का आकार होता है। ऑप्शन ए गोलीय, ऑप्शन बी डम्बेल, ऑप्शन सी डम्बेल, डबल डम्बेल, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। डम्बेल साथियों आपको बता दूं तो ऐसा होता है कुछ, और डबल डम्बेल इसी में एक ऐसा होता है, इसे डबल डम्बेल कहते हैं। और डम्बेल एक सिंगल की होती है। तो कैसा होता है पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, ये आपको बताना है। यह डम्बेल होता है। कैसा होता है? डम्बेल होता है। अगर डी ऑर्बिटल के पूछे क्या डी ऑर्बिटल को, तो क्या कहेंगे? डी ऑर्बिटल को क्या होता है? डबल डम्बेल होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड में। चलिए आगे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। कहता है कि अम्लराज एक मिश्रण है। किसका? अम्लराज एक मिश्रण होता है, H2SO4 जिसे कहते हैं, अम्लों का राजा। तो अम्लराज एक मिश्रण होता है। किसका होता है, आपको बताना है। 3HCl 1NH2 के अनुपात में, या 2HCl 1HNO3 के अनुपात में, या 1HCl HNO3 के अनुपात में, या 3HCl 3NHO3 के अनुपात में। तो अम्लराज एक मिश्रण होता है। किसका होता है? 3HCl और HNO3 के अनुपात में होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 9 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि Al2O3, जी हाँ, Al2O3 एक ऑक्साइड है, और ये बॉक्साइड का अयस्क है साथियों। तो 9 नंबर सवाल Al2O3 क्या है? तो ये बॉक्साइड और क्या है? एक ऑक्साइड तो है, लेकिन क्या है? अम्लीय है, उभयधर्मी, क्षारीय, या नॉन ऑफ दी। Al2O3 एक ऑक्साइड है, और यह एक प्रकार का क्या है साथियों? तो ये एक क्षारीय प्रकार की ऑक्साइड है। ये ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, क्षारीय प्रकृति की होती है। चलिए 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 8 नंबर क्वेश्चन है कि घंटा धातु मिश्र धातु है। किसका? यह किसका मिश्र धातु होता है घंटा धातु साथियों? सॉरी, 7 नंबर क्वेश्चन का साथियों उभयधर्मी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा, उभयधर्मी। और आगे 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने किसका मिश्र धातु है, ये आपको बताना है। 8 नंबर सवाल, जी हाँ, कॉपर और पीबी
का मिश्रण होता है, एकदम राइट आंसर है। चलिए 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। साथियों, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, यह सवाल आपसे 100% पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि डी ब्लॉक के ग्रुप को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और यही 21 से 29 तक के बीच की होती है। 21 से 29 के बीच जो भी एलिमेंट आता है सभी संक्रमण यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाती है। चलिए आगे 10 नंबर सवाल कहता है कि फिनॉल में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कोण का मान कितना होता है। फिनॉल में जो बंधन होती है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, वो कितने डिग्री पर बंधे होते हैं, ये आपको बताना है। 10 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना है साथियों आप सभी को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और लास्ट तक बने रहे। क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो फिनॉल में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कोण का मान कितना होता है, यह सभी का राइट है 109 डिग्री। कितना, 109 डिग्री होता है, यह ध्यान देने वाली बात है। चलिए 11 नंबर सवाल ग्लिसरॉल है। जी हाँ, ग्लिसरॉल क्या है, तो एक प्रकार का ये फैट है। क्या है, एक प्रकार का फैट है, ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कहता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन बी डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन सी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या ऑप्शन डी प्राइमरी एल्कोहल। फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि ग्लिसरॉल क्या है। जी हाँ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। क्या मोनोहाइड्रिक होता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। चलिए आगे 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। साथियों 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कास्ट स्पिरिट कहलाती है। कास्ट स्पिरिट पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है, जो कि जंगलों में पाया जाता है ऐसा पेड़। तो उस कास्ट स्पिरिट यानी काठ की जो स्पिरिट होती है उससे क्या प्राप्त होता है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल अल्कोहल या फिनॉल या ये भी दोनों एथिल अल्कोहल। जी हाँ, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल और फिनॉल या ये जल्दी बताइए। 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। जी हाँ, मेथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है कास्ट स्पिरिट से। अगला चले तो 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि इथाइन में पाई बंड यानी पाई बॉन्ड की संख्या है। यहाँ दोस्तों इथाइन आपको पता होगा CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन होता है। क्या होता है, इथाइन होता है। स्पेलिंग उसको देखें तो साथियों ETHYN होता है इथाइन। YN यहाँ पे लगता है इसका प्रीफिक्स। तो इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो साथियों यहाँ पे आपको बता दें पाई बॉन्ड 3 लगा है। तो यहाँ सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये पाई और बीच वाले सिग्मा होता है। तो इथाइन में पाई बॉन्ड की कितनी संख्या होती है साथियों, तो ये 2 होती है, ऊपर नीचे और बीच में तो सिग्मा बंद होता है। और ये सिग्मा, ये पाई हो गया और ऊपर से भी एक पाई रहता है, यानी 2 पाई इथाई बॉन्ड में पाए जाते हैं। आगे चले तो 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। जी दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन उठाया गया है और बिहार बोर्ड आपसे बार बार यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते रहते हैं। तो बताइए कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है, क्या है। ऑप्शन ए एल्कीन, ऑप्शन बी एल्काइन, ऑप्शन सी एल्केन या नॉन ऑफ दीज। तो क्या है साथियों, ये एल्केन है। जी हाँ, सभी का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। एल्केन CnH2n+2 होता है और एल्काइन में CnH2n सिर्फ होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, एल्केन की फॉर्मूला है CnH2n+2। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन कहता है CH3CN का IUPAC नाम क्या है। यदि दोस्तों IUPAC नेम से एक क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछेगा और उसका जवाब एकदम सिंपल से निकलेगा साथियों। CN को क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं।
और एनसी रहे तो इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। एनसी को क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। और सीएन को क्या कहते हैं? साइनाइड कहते हैं। तो CH3CN का IUPAC नेम क्या है? मिथाइल साइनाइड, मीथेन साइनाइड, एथेन साइनाइड या एथिल नाइट्राइल। तो क्या कहते हैं साथियों? जी हाँ दोस्तों, जब ये मिथाइल के साथ लग जाए, जब ये CH3 के साथ लग जाए CN, ये ध्यान देने वाली बात है, जब सिंगल बॉन्ड से CH3 और CN आपस में अटैच हो तो CN को हम लोग साइनाइड नहीं कहते, तब इसे हम क्या कहते हैं? तब इसे हम नाइट्राइल कहते हैं, एथेन नाइट्राइल। और इसे का IUPAC जब नाम होता है तो यहां से होता है 1 और 2। 1 को मेथिल कहते हैं, 2 को एथिल कहते हैं, इसलिए यहाँ पर नाइट्राइल आ गया है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? एथेन लगेगा। और एथेन नाइट्राइल ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। 16 नंबर क्वेश्चंस मॉडल पेपर से उठाए गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। क्या कहता है कि गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण का प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है? जी हाँ, किसके विरचन के लिए किया जाता है? गैब्रियल थैलामाइड विश्लेषण यानी संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 1 डिग्री एमीन, ऑप्शन बी 2 डिग्री एमीन, ऑप्शन सी 3 डिग्री एमीन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है? यह सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है? जी हाँ, 1 डिग्री एमीन के लिए। 1 डिग्री एमीन ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, 1 डिग्री एमीन। आगे चले तो 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि C3H9 क्या C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या है? कितने प्रकार की बहुलक बन सकता है ये आपको बताना है। C3H9 वाले फार्मूला से बनने वाले बहुलक की संख्या आपको बताना है, कितने प्रकार का बनेगा। साथियों आपको ध्यान देने वाली बात है, जब भी CH3H9 में अगर कोई समूह अगर जुड़ा हुआ है तो उससे बनने वाले बहुलकों की संख्या कितनी हो जाती है? जी हाँ, 4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है, क्योंकि कार्बन तो 3 है और एक नाइट्रोजन आ गया, टोटल मिलके 4 बहुलक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले कक्षाओं में कराए थे और आज बहुलक से उठाए गए हैं पॉलीमर से ये क्वेश्चन। पॉलीमर से क्या क्वेश्चन आया है? कहता है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। और ये क्वेश्चन पिछले मॉडल पेपर में भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये 110% पूछने की संभावना बनती है बिहार बोर्ड में। तो प्राकृतिक रबर एक बहुलक है किसका? ब्यूटाडाइन, एथाइन, स्टाइरीन या आइसोप्रीन। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। यह किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर एक आइसोप्रीन का बहुलक है, जो जंगली पेड़ों से प्राप्त किया जाता है उसके छाल से। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या है, और इसी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे 18 नंबर से पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक रबर को संश्लेषित कैसे किया जाता है? तो सल्फर में मिलाकर किया जाता है, कि इसमें सल्फर में मिश्रित किया जाता है। 19 नंबर सवाल कहता है कि ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या है? और ये लगभग 6 से 7 बार बिहार बोर्ड ने पूछा है इस क्वेश्चन को कि ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या है। साथ ही 2 प्रकार का होता है, ब्यूना एन, ब्यूना एस होता है। तो ब्यूना एस में एस क्या है? सोडियम सल्फर, क्या? सोडियम सल्फर स्टाइरीन या व्यापारिक नाम है। तो ब्यूना एस में एस का अर्थ आपको बताना है। यहां से क्वेश्चंस में से निकाले गए ये क्वेश्चंस है, क्योंकि ब्यूना एस नाम है और एस का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो एस का अर्थ स्टाइरीन होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, एस मतलब स्टाइरीन।
आगे चले 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि रक्त का पीएच मान होता है। यह दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। 2 से 3 या 3 से 5 या 6 से 10 या 7.2 से 7.5 रक्त का पीएच मान होता है। साथियों 7 से पहले तो क्या होता है अम्लीय, इससे आगे क्षारीय हो जाता है और 7 क्या कहलाता है उदासीन कहलाता है। तो हमारा रक्त कैसा होता है उसका पीएच मान से पता चलेगा, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है। तो क्या होता है साथियों 7.2 से 7.5। जी हाँ ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, यानी थोड़ा क्षारीय होता है। जब भी पॉइंट में चले 7.2 तो ये उदासीन के लगभग में है, यानी थोड़ा क्या हो जाएगा थोड़ा क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि 7 से आगे है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। कहता है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। जी हाँ विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। नींबू तथा संतरा, केला तथा अनारस या सेब या पपीता, धान एवं गेहूं। विटामिन सी कौन से ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी मुख्य स्रोत क्या है। जी दोस्तों नींबू में सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके बाद संतरा इसी प्रकार में आता है, इसलिए दोनों ऑप्शन दिया गया है। कोई भी ऑप्शन आपको इसमें से मिले तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, जिसके कारण फल खट्टे हो जाते हैं। 22 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट कहता है कि एंजाइम क्या है। यह दोस्तों एंजाइम एक चैप्टर है आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो लास्ट में पढ़ाया जाता है आपको। तो एंजाइम क्या है ये आपको बताना है। एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है। लिपिड का हिंदी होता है वसा, प्रोटीन या नॉन ऑफ दीज। तो एंजाइम क्या है ये बताना है आपको। तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है कौन एंजाइम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि बहुलक जो न टूटने वाले करोकी बनाने के काम आता है वह है। यह बहुलक ऐसा कौन सा बहुलक है जो न टूटने वाले करोकी बनाने में काम आता है। मेलेमीन, ऑप्शन बी पॉली मेलेमीन या टेफ्लॉन या डेक्रॉन। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही बताना है कि बहुलक जो न टूटने वाले कंक्रीट बनाने में काम आता है कौन सा बहुलक है। यह पॉलीमेलेमीन होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। पॉलीमेलेमीन का उपयोग कंक्रीट बनाने में किया जाता है, जिसका सीमेंट आता है वो पॉलीमेलेमीन बहुलक से निर्मित होता है। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पॉलीमर यानी बहुलक से उठाया गया क्वेश्चंस है। कहता है कि रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण है। कौन सा ऐसा उदाहरण है जो रबर श्रेणी के सामान्य बहुलक का उदाहरण है। ऑप्शन है थायोकोल, ब्यूनाएन, जीआरएन या ऑल ऑफ दीज। सभी का ऑप्शन आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। कहता है कि रबर श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है ऑल ऑफ दीज है। थायोकॉन भी मिलाया जाता है, ब्यूना एन और ब्यूना एस भी होता है, जीआरएन भी पाया जाता है रबर श्रेणी में। चलिए आगे 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पोटेशियम की इकाई होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्या होती है नियतांक होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नियतांक की इकाई क्या है। सेकेंड इनवर्स या मिली प्रति लीटर या नॉन ऑफ दीज। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के की इकाई क्या होती है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के की इकाई सेकेंड इनवर्स होती है। यह आपको ध्यान देने वाली बात है। सेकेंड इनवर्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और सेकेंड कोटि जीरो कोटि के पूछे तो मोल सेकेंड इनवर्स होता है। 2 कोटि के पूछे तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, जो कि सॉल्यूशन से उठाया गया है, सॉल्यूशन चैप्टर से उठाया गया है और कोटि से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 5 नंबर में भी एक क्वेश्चन
प्रथम कोटि और शून्य कोटि, दो ऐसे कोटि है जो लगभग 6 बार बिहार बोर्ड ने रिपीट किया है। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। यह टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या है, ये आपको बताना है, जो आपके जीभ पर पाया जाता है साथियों। टाइलिन नामक एंजाइम, इसका स्रोत क्या है? आंत, आमाशय, अग्नाशय या जीभ की लार। जी दोस्तों, टाइलिन नामक एंजाइम क्या है? जब भी आप दूषित भोजन करते हैं तो आपके अंदर जाने वाले सभी कीटाणुओं की सबसे पहला भक्षण टाइलिन एंजाइम ही करता है, जो आपके माउथ में पाया जाता है। तो टाइलिन नामक एंजाइम का मुख्य स्रोत क्या है? जीभ की लार होती है साथियों, इस पर ही टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि P2O5 अच्छा है एक, क्या है? P2O5 अच्छा है एक क्या? अधिशोषक, अवशोषक, अवकारक या रंग विनाशक। P2O5 अच्छा है एक, क्या है? P2O5 यह अवशोषक है, क्या है? अवशोषक है एक प्रकार का। P2O5 एक प्रकार का अच्छा अवशोषक है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इस मॉडल पेपर के टोटल 30 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में लाए गए हैं आप लोगों के लिए, और पिछले वाला मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, या वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बताइए कि ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है किस विधि द्वारा? कोएगुलेशन द्वारा, पेप्टिलाइजेशन द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा या नॉन ऑफ दीज। तो किस प्रक्रिया द्वारा कोलाइड में बदला जा सकता है ताजे अवक्षेप को? यह पेप्टिलाइजेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि दूध एक अच्छा उदाहरण है किसका? साथियों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस पीडीएफ के अलावा अन्य पीडीएफ भी वहां से आप ले सकते हैं आंसर के साथ। तो दूध का उदाहरण क्या है? जेल का, सोल का, निलंबन का या पायस का? दूध एक उदाहरण है किसका? ये भी आपसे पॉलीमर चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है। दूध एक उदाहरण है। 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। यह पायस का उदाहरण है किसका? पायस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, पायस। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 30 नंबर क्वेश्चन कि NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH इनमें से किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कास्टिक सोडा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, कास्टिक सोडा को ही NaOH कहते हैं। तो ये रहा साथियों आपका आंसर के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां सभी प्रकार के आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बाय बाय, टेक केयर।